गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 16 जून और 16 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड एडल्ट एब्यूज़ अवेयरनेस डे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन है इसका 15 जून, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ के अनुरोध की बात जो है संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 66/127 की दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है इस दिन को मान्यता दी गई थी। मतलब जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है इसको आधिकारिक मान्यता 2011 में मिली थी और तब से लेकर 15 जून को जो है हर साल जो है ये दिन मनाया जा रहा है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। मतलब बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसी डे का जो है ये जागरूक करने का उद्देश्य है। तो इसका जो सिंबल है कुछ इस टाइप से आपको दिख जाएगा। तो इसका क्वेश्चन को आप यही याद रखिएगा कि जो डे है ये 15 जून को मनाया जाता है और इसको आधिकारिक मान्यता जो थी वो 2011 में मिली थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य की जो सरकार है उन्होंने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है शुरू किया है। तो हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य की कोविड-19 महामारी से जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इनके निर्देश पर जो है अब उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग जो है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभागों के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत कॉलेज में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। मतलब जो ये मुक्ति अभियान शुरू किया गया, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है मध्य प्रदेश में। और इस अभियान के अंतर्गत जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के छोटे छोटे से ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उस ग्रुप में जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा और समूह कोविड के अनुकूल व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो साथ देंगे उनका वो है उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ये सब किया जाएगा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी जो है इनमें शामिल होंगे। तो इन तीनों के द्वारा ही जो होगा यह अभियान जो है चलाया जाएगा। इनके जो दिशा निर्देश करेंगे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिशा निर्देश देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कुवैत पर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी कुवैत। हाल ही में भारत ने कुवैत देश के साथ जो है भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब काफ़ी सारे जो भारतीय होते हैं वो खेड़ी देशों में जाकर जो है वो वहाँ पे वर्क करना पसंद करते हैं। जैसे भारतीय काफ़ी सारे जो भारतीय है वो कुवैत में जाके वर्क करते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं। तो ये उसी चीज़ पर है कि भारत और कुवैत ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर है, वहाँ जो भी भर्ती होगी तो वहाँ पे सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर करे हैं। तो ये समझौता ज्ञापन जो होगा इसमें घरेलू कामगारों और जो नियोक्ताओं के अधिकारों दायित्वों को जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके अपने क्या दायित्व होंगे, क्या अपने अधिकार होंगे। तो इस ज्ञापन में सब कुछ लिखा है जिस पर एक समझौता ज्ञापन है जिस पर भारत और कुवैत ने है सहयोग किया है, हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये जो समझौता है, ज्ञापन है, भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने हस्ताक्षर कर दिए और आपको आपके रूल्स बता दिए और ये ख़त्म हो गया। ये 2400 घंटे जो है उस व्यक्ति पर जो है ये अप्लाई होगा, उसकी सहायता तंत्र के स्थापित करेगा। एक हेल्पिंग सिस्टम की तरह वो जो है इसका यूज़ कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत की जो कंट्री है ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है और इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार और पॉपुलेशन है 42.1 लाख है और इसकी यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की वो है अरेबिक। अरबी यहाँ की जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो कुवैती दिनार जो है यहाँ की करेंसी है। और हाल ही में इन्होंने भारत देश के साथ जो है अपने कुछ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय कामगारों की भर्ती और सहयोग के लिए एक समझौता होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की जो है घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है शुक्र ग्रह के लिए यह जो मिशन है वो होगा। एनविजन मिशन जो है शुक्र ग्रह के लिए होगा, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी घोषणा की है, इसके द्वारा ये मिशन किया जाएगा। तो हाल ही में यूरोपीय एजेंसी ESA ने जो है शुक्र ग्रह के लिए एक एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो ये मिशन क्या होगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। साथ ही इसमें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी योगदान होगा। मतलब नासा और ECA दोनों ही जो होगी अपने नेतृत्व में इस मिशन को चलाएगी। और ये मिशन जो है इसे एरियन 6 रॉकेट की तरह जो है लॉन्च किया जाएगा। इसमें एरियन 6 रॉकेट के द्वारा जो है एरियन 6 रॉकेट को जो है कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? शुक्र ग्रह पे लॉन्च किया जाएगा। और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसका अनुमान, उनकी संभावना जो इनकी पॉसिबिलिटी दी है इन्होंने 2030 तक के लिए दी है कि 2030 में जो है हम इस रॉकेट को शुक्र ग्रह पे जो है लॉन्च कर देंगे। तो शुक्र ग्रह को हम इसके अलावा भी जो कुछ नाम है उनके अलावा जानते हैं। शुक्र के अलावा हम इसे भोर का तारा या चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये जो मिशन अब शुक्र ग्रह पे स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब 2030 तक हो जाएगा। तो इस मिशन का अपना एक उद्देश्य होगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना। जो शुक्र ग्रह का अपना वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का अध्ययन करना और उसकी जो सतह है, जो उसकी सरफेस है, उसकी स्टडी करना तथा इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना एवं ग्रह की सतह संरचना का विश्लेषण करना। मतलब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इसका वायुमंडल कैसा है और इसकी जो सतह है वो किस प्रकार की, इन सब की स्टडी के लिए जो है ये मिशन जो किया जा रहा है। और एरियन 6 रॉकेट के द्वारा जो है ये सब जानकारी हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हम इसके ज़रिए ही जो है इस ग्रह की सतह का जो है विश्लेषण या एनालाइज किया जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? तो हमारी इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि नीति आयोग के अनुसार जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा देश अंतिम स्थान पर है? तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको 2 बातें क्लियर करेंगे। पहली तो ये है, इसका आंसर हम दे देते हैं कि अंतिम स्थान पर जो प्रदेश है वो है बिहार। बिहार की जो कंडीशन है महिला और पुरुष में वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत असमानता है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली रहते हैं, मतलब आपको पता है या तो प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है और पुरुषों की स्थिति क्या है, मतलब यहाँ पे लैंगिक असमानताएं कितनी है। तो लैंगिक समानता में कौन सा देश जो है अंतिम स्थान पर है? तो वो है बिहार जो है, और बिहार है इसका सही आंसर। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट कब आएगी ये आप खुद जानो, लेकिन अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप फिर खुद अनुमान लगा सकते हैं, अपने अनुसार एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी डिटेल और नीति आयोग के अनुसार जो लैंगिक समानता में अंतिम स्थान पर जो प्रदेश है वो बिहार है।
लेकिन सतत विकास लक्ष्य, ये आपको नोट करने वाली बात थी कि सतत विकास का जो लक्ष्य था उनके अनुसार लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को जो है भारत में सबसे ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। मतलब अगर पूछा जाए कि लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है तो आएगा छत्तीसगढ़, और कौन सा अंतिम स्थान पर है तो उसका आंसर आएगा बिहार। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, इसे आप ध्यान से रखिएगा और नोट करिएगा। और ये जो सूचकांक जो दिए जाते हैं, ज़्यादा और कम का जो सूचकांक होता है जिससे हमें अंतिम और शीर्ष के जो देश पता चलते हैं, तो ये जो सूचकांक जो हमें मिलते हैं लैंगिक समानता के, ये हमें यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के द्वारा सहयोग से तैयार किए जाते हैं। तो हम यहाँ नीति आयोग की बात करते हैं। तो नीति आयोग एक्चुअल में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी, या 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग से पहले जो था वो था योजना आयोग, ठीक है। लेकिन योजना आयोग में ये था कि वहाँ पे पंचवर्षीय योजना चलती थी, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है तो हम 5 साल के बाद करते थे। अगर किसी का दाम बढ़ाना है तो 5 साल के बाद बढ़ेगा, दाम घटाना है 5 साल के बाद घटेगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो भारत में, तो उन्होंने क्या किया, नीति योजना आयोग को हटा कर नीति आयोग लाया। उन्होंने कहा कि योजना आयोग में हर चीज़ जो होती है बहुत लेट होती है, तो हम एक नई चीज़ लेके आएंगे नीति आयोग, जिनका उन्होंने नाम ही दिया था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफर इंडिया। मतलब उन्होंने परिवर्तन कर दिया, भारत में एक तरीके से परिवर्तन लाया जिसका नाम था नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, जैसे कि योजना आयोग में होता है वैसे ही नीति आयोग में भी चेयरमैन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरपर्सन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि नीति आयोग के पहले जो योजना थी जो था वो था योजना आयोग। योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री अपने चेयरपर्सन होते थे। उसके बाद नीति आयोग आया था, तो जो 1 जनवरी 2015 में आया था, और इसे कौन लाया था तो नरेंद्र मोदी ही इसे लाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो फ्लिपकार्ट राज्य ने जो है दूर दराज के जो भी हिस्से हैं जहां हमें कोविड वैक्सीन हम पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने ड्रोन का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के जो टीके हैं और जो अन्य आवश्यक सामान हैं हमें ड्रोन के ज़रिए जो है दूसरे दूर दराज के राज्यों में पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है, और इनकी जो योजना है वो होगी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। जो इस योजना के तहत जो होंगे या इस मिशन के तहत जो होंगे वो दूर दराजों तक कोविड-19 के टीके और अन्य आवश्यक सामग्री जो है पहुंचाएंगे। और इस मिशन को शुरू करने से पहले जो होगा, फ्लिपकार्ट ने 6 दिन का जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। पहले जो फ्लिपकार्ट की पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी 6 दिन तक चलाएगी। 6 दिन के बाद जो 7वां दिन होगा उस दिन से वो अपना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना जो है, जो प्रोजेक्ट है उनका, वो शुरू करेगी। तो अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। गवर्नर है तो तिल्लीसिलाई सुंदरराजन है, और फाउंडेड है, यहाँ की स्थापना हुई थी 2 जून 2015 में हुई थी, 2014 में हुई थी। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के वो है के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये आता है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014। और बाकी जो फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है वो तेलंगाना के साथ किया है, और किस चीज़ को लेकर समझौता किया है, क्या उनका प्रोजेक्ट है, वो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। और भी डिटेल्स आपको लेना है तो आप इसकी डीप स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है अक्षय कुमार को किया है ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में पुणे की जो एक कंपनी है जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ पेश की है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके कोविसेल्फ के बारे में, जिसमें आप घर बैठे ही पता कर सकते थे कि आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोविड की क्या सिचुएशन है। तो ये कोविसेल्फ जो इन्होंने सेल्फ टेस्ट किट थी एक प्रकार की, जो कि
मॉलबेट डिस्कवरी सॉल्यूशन से सॉल्यूशन की प्रोडक्ट जो जे प्रोडक्ट की कंपनी ने दी थी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर या हाल ही में जो है वो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। और ये जो कंपनी है ये डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं पर जैसे क्षेत्रों में भी जो है कार्य करती है। केवल दवाओं में नहीं करती, डायग्नोस्टिक्स और खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं में भी ये जो है इस क्षेत्र में ये कार्यरत है। केवल जो मनुष्य की दवाई है इनके अलावा भी और भी सारी दवाइयाँ ये कंपनी जो है बनाती है। और इसी कंपनी के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो होंगे अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे 2021 और 22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब COAI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय पुरी को चुना गया है। तो भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालक है कौन है? अजय पुरी जो है ये भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी है। और इन्हें हाल ही में जो है सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब COAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें जो है 2021 और 22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मतलब 21 और 22 का इनका कार्यकाल होगा। और इसके अलावा 2021 और 22 के रिलायंस जियो इकोनॉम के अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे प्रमोद कुमार मित्तल और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी बने रहेंगे। ये तो हुए एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी जो कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अजय पुरी 2021 और 22 के लिए। और इसके अलावा रिलायंस जियो की इकोनॉम्स के जो अध्यक्ष होंगे 2021 और 22 के तो वो होंगे प्रमोद कुमार और यही जो प्रमोद कुमार मित्तल और यही जो होंगे इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी होंगे। मतलब जो COAI के मेन अध्यक्ष होंगे वो होंगे अजय पुरी और जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रमोद कुमार मित्तल। और ये दोनों ही अपनी अपनी कंपनी से जुड़े हुए हैं। अजय पुरी की जो अपनी कंपनी है वो भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। और जो प्रमोद कुमार है ये जो है रिलायंस जियो इकोनॉम्स के अध्यक्ष है और ये हाल ही में जो होंगे COAI के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज का, हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किसे पहले जर्मन पुरस्कार का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है गॉटफ्रीड बोहेन जो है ये प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जो थे जर्मन वास्तुकार थे, जर्मन आर्किटेक्ट थे। तो मैंने आपको कितनी बार कहा कि जो भी फर्स्ट टाइम होता है उससे आप इम्पोर्टेंट होता है उससे आप नोट करते चलिए। तो ये जो पहले आर्किटेक्ट थे, जर्मन आर्किटेक्ट थे जिन्हें कि प्रित्जर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। बोहेम जो है मतलब गॉटफ्रीड बोहेम जो प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 8वें विजेता थे और वे व्यापक रूप से अपने कॉर्पोरेट चर्चा के लिए जाने जाते थे। 8वें विजेता से मेरा मतलब है कि जब वही प्रतियोगिता रखी गई थी तो क्रमशः ये 8वें नंबर के विजेता थे, मतलब पहला दूसरा कोई और रहा होगा, कोई और देश का रहा होगा। और लेकिन 8वें नंबर पर जब जर्मन का नंबर आया तो जर्मन के पहले ऐसे आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था गॉटफ्रीड बोहेम जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी कॉर्किट जो थी काफ़ी चर्चा में हुआ करती थी। तो इन्हें जो बड़े पैमानों पर जर्मनी में बनाए गए थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे बनाए हैं जर्मनी में। तो इनमें से 3 जो प्रमुख थे उनके वो थे नेविजिस पिलग्रिम्स चर्च जो कि उन्होंने 1968 में बनाया था। उसके अलावा ब्रांड्सबर्गर सिटी हॉल 1969 में बनाया था और म्यूजियम ऑफ द सुबा जो 1975 में इन्होंने बनाया था। और हाल ही में जो है तो ये याद रखिएगा जो पहले जर्मन आर्किटेक्ट थे वो थे गॉटफ्रीड बोहेम, मतलब वो आर्किटेक्ट जो जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार दिया गया था। और भी आर्किटेक्ट होंगे जर्मन में लेकिन ऐसे पहले आर्किटेक्ट जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था, वो थे गॉटफ्रीड बोहेम जो कि जर्मन के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है? तो इसका सही आंसर है मुशफिकुर रहीम को दिया है। मुशफिकुर रहीम है जो कि पुरुष क्रिकेट से है और इन्हें ICC द्वारा मई 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ 2 पिक्चर्स शो हो रही है।
ये जो है ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। मुशफ़िकुर रहीम जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जो कि क्रिकेट की पुरुष टीम से हैं। लेकिन जो ये सेकंड पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर जो है ये है स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रॉइस, जो कि महिला क्रिकेट टीम की है, और इन्हें भी जो है आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड मिला है। तो इन दोनों ही प्लेयर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्कॉटलैंड की कैथरीना ब्राइस, जो कि महिला क्रिकेटर है, और बांग्लादेश के मुशफ़िकुर रहीम, जो कि पुरुष क्रिकेटर हैं, को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विजेताओं के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो इन दोनों का ही नाम अलग अलग, ये दोनों ही सेम फील्ड के हैं, बस अलग अलग ग्रुप के हैं। एक जो है महिला ग्रुप से है और एक जो है पुरुष ग्रुप से है। तो इन दोनों को ही जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो हमारी वीडियो आज यही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।